Focus. Ideate. Innovate. Enable. पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। सीएनबीसी आवाज की एक खास मुहिम है जिसके जरिए हम देश भर में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं मुंबई की एक आईटी इंफ्रा कंपनी नेटमैजिक एनटीटी कम्युनिकेशंस कंपनी में, और यहां के कर्मचारियों को हम फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग और निवेश के गुर सिखाएंगे। नेटमैजिक सॉल्यूशंस इन एनटीटी कम्युनिकेशंस कंपनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। देश के 9 राज्यों में इनके डेटा सेंटर्स हैं और ग्लोबली 2000 से ज्यादा एंटरप्राइजेस को ये अपनी सर्विसेज देती है। नेटमैजिक जो एक एनटीटी कमर्शियल कंपनी है, ये एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और वो अगर खुश रहेंगे, फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, उतना ही ज्यादा कंपनी भी उतना ही खुश रहेगी। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा एज ग्रुप 25 से 40 उम्र के हैं, और उनको ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पैसे कैसे बनाना है, उनको इस बारे में या तो ज्यादा मालूम होता नहीं है या इतना टाइम नहीं होता है। सीएनबीसी आवाज का जो ये इनिशिएटिव है, पहला कदम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमने नेटमैजिक सॉल्यूशंस के एम्प्लॉय से बात की और जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में वो क्या जानते हैं, और आज हमारे एक्सपर्ट से क्या होंगे उनके सवाल। इन्वेस्टमेंट्स के जो तरीके हैं जो मुझे पता है वो इक्विटी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, लाइफ इंश्योरेंस है जो इक्विटी लिंक्ड होती है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। कहीं ना कहीं सारे इसमें मैंने कभी ना कभी इन्वेस्ट किया है, लेकिन उतना मुझे प्रॉफिट कभी ज़्यादा हुआ नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो ये सेशन होने वाला है उसमें मुझे किस तरह से इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैंने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ अकाउंट में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। मैं आगे इन्वेस्ट करना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, मैं चाहूँगा इसके बारे में और जानकारी मिले। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता की खास पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंबई के एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेटमैजिक में मौजूद हैं, और यहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी मदद करेंगे वित्तीय साक्षरता की तरफ और साथ ही वित्तीय आजादी की तरफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर के.एस. राव, जो बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन हैं, और साथ ही आलोक रंजन जी, जो वे टू वेल्थ के हेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैं। आप दोनों का ही स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद ऑडियंस है ये सब पैसा कमाते हैं और खर्च हम श्योर उससे ज्यादा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे राव साहब पूछना चाहूंगी, इनके लिए कितना अहम है कि जो भी पैसा कमाते हैं उसको फाइनेंशियली प्लान करें। सबसे पहली चीज जो जहन में आती है कि एक गोल सेट हो, और वो गोल कैसा भी हो सकता है, छोटा या फिर बड़ा। बड़ा गोल आमतौर पर हमारे लिए घर खरीदना होता है, और छोटे से छोटा गोल आजकल एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदना होता है। तो कैसे प्लान करें इस तरह के खर्चों के लिए? थैंक यू सो मच, धन्यवाद आशा। गोल प्लानिंग के बारे में मैं पहले बता सकता हूँ। जैसे शी उन्होंने बताई थी लॉन्ग टर्म गोल आपका हाउस, बट वो तो काफी लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको क्या कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल हम ऐसे बता सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल शायद 3 साल के लिए, क्या इट कुड बी अ मोबाइल फोन, इट कुड बी अ हॉलीडे, आपका कहीं नेक्स्ट वीक हॉलीडे हो सकता है, हॉलीडे के लिए कैसे प्लान कर सकते हो। और 3 साल से 10 साल के लिए शायद इट कुड बी शादी के लिए कुछ करना है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना है, और इट कुड बी फर्दर एजुकेशन और फर्दर चिल्ड्रन मैरिज, एनीथिंग यू कैन डू। एंड बियॉन्ड दैट 10 साल के ऊपर वो लॉन्ग टर्म गोल, हाउ यू कैन डू इट एंड हाउ यू कैन प्लान फॉर इट। शायद बाद में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, हाउ ईच ऑफ दिस गोल्स यू कैन प्लान वेल। मोस्ट ऑफ यू, मैं सोचता हूँ कि अब टैक्स प्लानिंग के लिए तो हर आदमी कुछ न कुछ किया होगा, बट टैक्स प्लानिंग एक गोल नहीं हो सकता है। टैक्स प्लानिंग आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में ब्रॉडली इट विल बी, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट गोल प्लानिंग के लिए कैसे निवेश कर सकते हो, हर गोल के लिए क्या निवेश कर सकते हो। हर गोल के लिए एक ही तरीका के निवेश नहीं हो सकता है। जैसे आप यहाँ अंधेरी में वो यहाँ से जा सकते हो, लाइक यू कैन टेक एन ऑटो फॉर नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स। अगर से आप एयरपोर्ट जाना है कैब लेते हो, अगर से यहाँ से आप दिल्ली जाना चाहते हो एरोप्लेन लेते हो। जैसे आपके गोल के लिए कौन सी स्कीम ले सकता है, वी कैन प्लान फॉर इट। आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग में एक जरूरत होता है, क्या मेरा गोल्स है, मैं कितना सेव कर सकता हूँ, वो गोल को कैसा
पा सकता हूँ. That's the best way to look for it, the financial goals to start with. आलोक रंजन जी, जो राव साहब ने कहा कि नॉर्मली लोग टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचते हैं और अगर आपका टैक्स बच गया तो सोचते मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, वो सबसे बड़ी गलती होती है, राइट? देखिए, ऐसा है कि हमें टैक्स एडजस्टेड रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए. तो कई साधन ऐसे होते हैं जिसमें आपने टैक्स बचाने के लिए पैसा तो डाला, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्न होता है वो उतना अच्छा नहीं होता. और कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपने उस पर टैक्स नहीं भी बचाया, फिर भी जो ओवरऑल रिटर्न है वो ज्यादा अच्छा होता है. तो अल्टीमेटली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्स एडजस्टेड रिटर्न कितना ज्यादा होता है, जहां पे ज्यादा हो. और उसके अलावा अपने रिस्क प्रोफाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है. बहुत सारी चीजें जहां पे रिटर्न तो ज्यादा होगा लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है. तो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको जरूर समझना चाहिए और इनको समझने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अब बहुत लोग हैं जैसे नहीं पता है आपको कि ईपीएफ में मैक्सिमम जो 80cc है उसमें 1 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हैं, 1 लाख रुपए का. कुछ लोग ऐसे हैं जो पीपीएफ में भी 1 लाख रुपया डाल रहे हैं और साथ में ईपीएफ में भी उनका 1 लाख कटता है. तो अल्टीमेटली दोनों पे आपका टैक्स नहीं बच रहा है. तो इस चीज को समझना बहुत, जबकि एक मेंटल फ्रेमवर्क है कि ईपीएफ में डाल रहे हैं पैसा बचेगा, एलआईसी में डाल रहे हैं पैसा बचेगा और म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं पैसा बचेगा. तीनों का इन्वेस्टमेंट मिला के हो सकता है आपने साल में 4 लाख रुपए डाल दिए, ये सोच के कि ये टैक्स एडजस्टेड तो बहुत अच्छा है. अल्टीमेटली उसमें 1 लाख रुपए पे टैक्स की बचत होती है, बाकी 3 लाख फुल्ली टैक्सेबल होता है. तो कैसे, अगर आप उसको समझा सके कि टैक्स एडजस्टेड रिटर्न को अगर किसी ने कैलकुलेट करना है वो कैसे करें? सबसे पहले बेसिक ग्राउंड वर्क क्या होगा? हाँ, उसमें आपको ये देखना है कि जैसे कि कौन सा सेक्शन है. जैसे 80cc है तो उसमें अगर 1 लाख रुपया बचता है तो अगर आपने एक एवेन्यूज का यूज कर लिया, जैसे अगर आपका ईपीएफ कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप एम्प्लॉयज हैं तो अगर आपने ईपीएफ में अगर आपका 1 लाख रुपया साल में निकल जा रहा है तो उसके बाद पीपीएफ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीपीएफ में टैक्स एडजस्टेड रिटर्न नहीं सोचना चाहिए उसमें, क्योंकि पीपीएफ पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा. उसमें आप अगर 1 लाख रुपया और डाल रहे हैं तो उस 1 लाख पे अल्टीमेटली आपको डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स ब्रैकेट आप उस पर टैक्स देते हैं. तो पीपीएफ में अगर आपको 9% रिटर्न मिल रहा है तो 9% रिटर्न आपके लिए अट्रैक्टिव है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपको 15 से 20% एनुअलाइज रिटर्न ओवर 20 ईयर्स आपको दे रहे हैं. ओवर 10 ईयर्स भी उनका रिटर्न 20% टाइप से है. कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने 22 से 25% तक भी रिटर्न दिया है ईयर आफ्टर ईयर. तो इन चीजों को समझना जरूरी है. तो इसके लिए बेस्ट है कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानर है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बताएं. अगर मैं पूछूंगा कि मार्केट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए, जब मार्केट अच्छा कर रहा है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, खराब कर रहा है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से काफी लोग इसका गलत जवाब देंगे. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और आज पहला कदम में हम मौजूद हैं नेट मैजिक के ऑफिस में और हमारे साथ हैं आलोक रंजन और केएस राव. जो आपने कहा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, कैसे कोई शख्स किस स्टेज में दोनों गोल्स की तैयारी कर सकता है? क्या एक ही समय पर शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी पैसे बचाए जा सकते हैं और साथ ही में लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी, और उसके लिए कितने फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल, आपके जो भी गोल्स होते हैं, जैसे आपके गोल्स क्या है, आपके लाइफ साइकिल के मुताबिक आपका गोल बना सकते हो और उसके लिए शुरुआत कब कर सकते हैं? जितना जल्दी शुरुआत करते हो आपको उतना लंबा समय मिलता है. लेकिन छोटा रकम से आपको बड़ा राशि बना सकते हो. जैसे लॉन्ग टर्म गोल, अभी लाइक व्हेन यू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ ईयर, शायद मैं देख सकता हूँ 25 ईयर्स एवरेज एज है यहाँ. आप अगर से 55 साल में रिटायर होने वाले हो, 30 साल के लिए 30 साल का आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो. 30 साल का रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक रकम, इफ यू कैन से 10% ऑफ माई मनी कैन गो फॉर माई लॉन्ग टर्म गोल. शायद आपका मीडियम टर्म गोल हो सकता है 10 साल में कुछ घर बनाना है, घर के लिए ईएमआई. देन उसके लिए हाउ मच यू नीड 10 ईयर्स डाउन द लाइन. आप अगर से घर खरीदना चाहते हो उसके लिए 10 लाख का ईएमआई पे 10 लाख का पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे यू पे करना हो सकता है. देन वो 10 लाख कैसा बना सकते हो? यू कैन पुट एट द बैक एंड एंड यू कैन वर्क ऑन द गोल्स. एंड इफ इट इज 3 साल के लिए कुछ गोल है, यू कैन पुट द शॉर्ट टर्म मनी. बट शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो, इट शुड बी अ वेरी लेस रिस्की एंड आपके लिए आपके पैसे वापस आना चाहिए एंड टैक्स एफिशिएंट भी होना चाहिए. देन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में शुरू कर सकते हो. देन 3 साल से 10 साल तक आप बैलेंस फंड्स होता है म्यूचुअल फंड्स में, वहां निवेश कर सकते हो. अगर से 10 साल के ऊपर हो आप इक्विटी
फंड्स में निवेश कर सकते हो। इक्विटी फंड्स में अभी आलोक ने बताया था टैक्स फ्री, टैक्स भी सेव कर सकते हो, साथ साथ आपका रिटर्न्स के ऊपर भी टैक्स बचत होता है। लाइक इन्वेस्टमेंट्स विल बिकम टैक्स फ्री टू यू। दैट्स एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग योर मनी। इट इज अ टैक्स फ्री इनकम टू यू। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, और यहाँ पर नौजवानों के बीच सबसे बड़ी डिलेमा यही होती है कि एक साथ साल के बिगिनिंग में पैसा अलग करके रख दें या फिर इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसा अलग डालें, जो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो तय करें। ज्यादा बैलेंस या फिर ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट या फिर फ्लेक्सिबिलिटी किस में मिलती है? आलोक। मेरे ख्याल से SIP एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जिन लोगों को फाइनेंस की ज्यादा समझ नहीं है या जो लोग समय नहीं दे सकते रेगुलर बेसिस पे, जो लोग हमेशा न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ नहीं सकते, फाइनेंशियल एडवाइजर का भी मदद वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए SIP एक बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, इसमें इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब मार्केट अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा कर रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा कि मार्केट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए, जब मार्केट अच्छा कर रहा है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, खराब कर रहा है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से काफी लोग इसका गलत जवाब देंगे। सही जवाब यह है कि जब खराब कर रहा है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज खरीदते हो, जब मार्केट खराब कर रहा है, इसका मतलब है कि जो चीज आपको खरीदना है वो सस्ती है, तो उस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये कॉल लेना कि अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही रिलेटिव है। और इसका ज्ञान जब मार्केट गिरता है तो आपको लगता है पहले अच्छा कर रहा था, और जब मार्केट बढ़ता है तो आपको लगता है पहले खराब कर रहा था। तो इन चीजों में पढ़ने की बजाय, क्योंकि ये डिसीजन फंड मैनेजर्स या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इन चीजों में पढ़ने की बजाय आपको क्या करना चाहिए कि निरस्त भाव से ऊपर या नीचे कुछ भी इसमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। हर महीने हम 3,000 रुपए, हर महीने हम 5,000 रुपए, अगर आपको साल में मान लीजिए 1 लाख रुपए इक्विटी में डालना है, तो हर महीने हम 10,000 रुपए इसमें डालेंगे। तो जैसे ECS की भी फैसिलिटी होती है म्यूचुअल फंड में, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो हर महीने आपने 10,000 रुपया डाला, अगर मार्केट कभी गिरता है उस समय भी आपका पैसा नीचे के भाव पे आपके लिए शेयर खरीदे जाएंगे, जब मार्केट बढ़ता है तो थोड़ा ऊपर के भाव पे खरीदे जाएंगे। लेकिन ओवर 12 मंथ और 24 मंथ, साल 2 साल में अगर आप देखेंगे कि एक एवरेज रेट जो खरीदारी का होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उसमें जो रिटर्न आता है वो भी अच्छा होता है। तो इस तरह से मिस्टर राव आपको बताएंगे कि जो SIP के इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो टिपिकली 15 से 20% रिटर्न आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 3 to 5 years। SIP एक आसान तरीका से आप एक राशि बना सकते हो। SIP हर महीने आप निवेश कर सकते हो कोई फंड में। जैसे आप चूज कर सकते हैं स्टार्टिंग विद 500 रुपए से आप जितना चाहिए उतना निवेश कर सकते हो। उससे आपको 3 फायदा हो सकते हैं। एक, उसकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, आप जल्दी शुरुआत करते हो, इट इज अ लॉन्ग टर्म। दूसरा, डिसिप्लिन मिलते हैं आपके लिए, यू ऑटोमेटिकली द मनी इज गोइंग टू फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ये ऑटो मोड में जाता है आपका सेविंग्स। तीसरा होता है आपके लिए ये पावर ऑफ कंपाउंड, ये मार्केट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जैसे आलोक जी ने बताया था, जब मार्केट में जब निवेश करते हो मार्केट का वोलेटिलिटी हो सकता है, बट जब मार्केट ऊपर होता है यूनिट्स कम होता है, मार्केट्स नीचे आता है आपको यूनिट्स ज्यादा मिलता है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू मेक सब्सटेंशियल मनी। मैं एक क्लासिक एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगर से आप शुरुआत करना है, जब 5,000 का SIP कोई आदमी सोचा है, लाइक आप इज डूइंग 30 ईयर्स के लिए आप हर महीने कर रहे हो, एंड अगर से 12%, मैंने 15% का रिटर्न एग्जाम्पल नहीं ले सकता हूँ, 12% कंजर्वेटिवली दे सकता हूँ। अगर से 30 साल में 12% के साथ 5,000 रुपए, इट विल बिकम 1,74 लाख इट्स राशि बन सकते हैं। अगर से आप 5 साल डिले कर दिया, 25 साल के लिए वो निवेश किया है आप, देन ये रकम बनता है करीब 90 लाख, 94 लाख हो जाता है। अगर से और 5 साल 20 साल के लिए आप 5,000 हर महीने निवेश किया है, 12% रिटर्न मिला, देन आपके लिए मिलेगा 46 लाख रुपीज। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जस्ट 5 साल आपके लिए डिले हो जाए, उसके पैसे तो रकम आधा हो गया। दैट्स SIP। शुरुआत जल्दी करें, एट दिस यंग एज यू स्टार्ट एंड स्टे लॉन्ग फॉर 30 years, एंड दैट्स वेयर वी हमें कभी बोलते हैं लाइक वी ऑल लव 2020 क्रिकेट। जीवन 2020 क्रिकेट नहीं होता है, जीवन 30-30 क्रिकेट होता है। हम 30 साल काम करने वाला है, अगले 30 साल जीने वाला है। अगर से एक 30 साल सेव करें आप ठीक से, अगले 30 साल आप आराम से जी सकते हो। आपकी जो जीवन की लक्ष्य है उसके साथ निवेश करना, निवेश जुड़ना है, देन आपके लिए मार्केट की वोलेटिलिटी देखना ही पड़ता है। आप देख रहे हैं पहला कदम CNBC आवाज पर, और हमारे साथ
आज चर्चा में शामिल है आलोक रंजन और KS राव साहब। नॉर्मली लोगों के सामने काफी सारे विकल्प होते हैं। एक तो बेसिक एग्जांपल हमने SIP की बात की, लेकिन आमतौर पर हमारी प्रीवियस जनरेशन ने शायद जब हमने पहली अपनी रकम कमाई, पहली सैलरी कमाई, हमें बताया गया या तो आप LIC ले लें या फिर सोना जरूर खरीद लें। वो कितना रेलेवेंट है आज के टाइम में? क्या वाकई में LIC में पैसा लगाकर लोग अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं? शायद इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग करना बेटर है। इंश्योरेंस में हम लाइक यू कैन टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, इवन फिर 20,000 के साथ मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकता हूं। वो इन्वेस्टमेंट से अलग करना बेटर है। सोना के लिए सोना खरीद सकते हो, बट आपका पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की कहा जाता है, वो एसेट एलोकेशन में कितना प्रतिशत सोना रख सकते हो? शायद 10%, उससे ज्यादा उस लेकिन इट्स वेदर इट कैन गिव एन एसेट। जो भी एसेट आप खरीदते हो वो एसेट आपको एसेट बनना है, शायद लायबिलिटी नहीं बनना है। शायद एसेट एलोकेशन में सोना के लिए 10% और इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट करो, और आपका इन्वेस्टमेंट शायद आपके गोल के लिए निवेश करो, गोल के साथ निवेश करो। आपकी जो जीवन की लक्ष्य है उसके साथ निवेश करना, निवेश जुड़ना है, देन आपके लिए मार्केट की वोलेटिलिटी देखना ही पड़ता है। जब मैं निवेश करता हूं, मेरा रिटायरमेंट प्लान के लिए निवेश है, मेरा फॉरेन हॉलिडे के लिए अलग निवेश है, मेरा बच्चे के एजुकेशन के लिए अलग निवेश। हर निवेश हर एक अलग स्कीम चूज कर सकते हो, देन दैट्स द वे वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर इट। आलोक जी, अगर आप ये भी समझा सकें, क्योंकि सोना एक है, इक्विटी में निवेश है, और डेट मार्केट एक है। डेट मार्केट प्राइमरली होता है कि आप सरकारी बॉन्ड खरीदे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाए। वो कितना लुक्रेटिव ऑप्शन होगा, और कैसे कोई शख्स, स्पेशली अगर यहाँ की एज ग्रुप देखें जो परहैप्स 25 से 35 साल की उम्र होगी, इनके लिए वो एसेट एलोकेशन कितना वेटेज होना चाहिए इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हुई, सबसे पहले कि गोल्ड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसे ही आपने ज्वेलरी खरीदा आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 30% मार्कअप डाउन हो जाता है उसी समय। क्योंकि अगर आप उसको बेचने जाते हैं आपको बर्निंग चार्जेस देना पड़ता है, और उसके अलावा मेकिंग चार्जेस आपका खत्म हो जाता है। तो इसलिए गोल्ड में जब भी इन्वेस्ट करें, एक तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि अगर आप गोल्ड के ब्रिक्स या गोल्ड के क्वाइंस खरीद रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ज्वेलरी में जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड ने एवरेज जो रिटर्न दिया है 6-7%, अगर हर साल रिटर्न आपको दे भी रहा है, तो उस हिसाब से आपका 3 साल का रिटर्न तो ऐसे ही खत्म हो जाता है अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो गोल्ड इज अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप ज्वेलरी में कर रहे हैं तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं, टिपिकली बॉन्ड्स में और फिक्स डिपॉजिट के रेट्स में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, और बॉन्ड्स को खरीदना और उनको समझना और उनकी वोलेटिलिटी को भी समझना आसान काम नहीं है। तो मेरे लिए आम आदमी को अगर इन्वेस्ट करना है, या आप लोगों को जो कि फाइनेंस के फील्ड में नहीं है, तो आप लोगों के लिए बेहतर है आप लोग फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स करें, या आजकल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, तो उनको आप पैसा देते हैं और वो आपका पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। तो देयर आर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो कि तरह तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिक्स डिपॉजिट कीजिए। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट भी होता है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है, उसमें 2-3% आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट के रिस्क प्रोफाइल को सर्टेन करना आसान काम नहीं है, और बहुत बार उसमें पैसा डूबता है, उसकी गारंटी भी नहीं होती है, और अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए जिसको आपने पैसा दिया है तो आपका पैसा वापस नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा उसका पता नहीं है। आलोक ने जो मेंशन किया लिक्विड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर वो एक थोड़ा सा पेचीदा टर्म हो सकता है खासतौर से नए निवेशकों के लिए, उसको अगर समझा सके। लिक्विडिटी मतलब एग्जैक्टली क्या लोगों को एक समय तक पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, या फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि जब चाहे आप उसमें से पैसा निकाल लें? वंडरफुल क्वेश्चन। लिक्विड म्यूचुअल फंड के बारे में जब सोचना है, आपको जो बैंक में अकाउंट जैसा होता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड्स के साथ एक SB अकाउंट जैसा हो सकता है आपके लिए। आपके पैसे आप जब भी रख सकते हो, एक दिन के नोटिस से आप पैसे भी ले सकते हो। अगर से आज कल आपको पैसे चाहिए, मुझे तो आज 3 बजे के पहले आप इन्फॉर्मेशन दिया, कल आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसे लिक्विड फंड कर सकता है। उसका लिक्विडिटी भी आपको आसान है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप यूज कर सकते हो। और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के एक एडवांटेज आपको ये होता है, आपके मनी हर दिन कुछ न कुछ कमाता है। जब हम इतने कमाने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, आपके पैसों को भी परिश्रम करवाना अपना एक काम होता है। जो लिक्विड फंड में जब लगाते हो, SB अकाउंट में हम लगाते हैं तो लगातार 4% मिल सकता है, वो टैक्सेबल होता है। जब लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड ऑप्शन पे आप आते हो, शायद ज्यादा भी मिल सकता है और टैक्स फ्री भी हो सकता है।
और आपका रिटर्न से मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहा जाता है, ये मनी मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं आप। अगर से एक दिन से 90 डेज तक आप आराम से निवेश कर सकते हो, और इफ यू आर फॉरगॉटन एंड वो पैसे शायद 1 साल तक पड़ा हुआ, स्टिल आपको वो अच्छा रिटर्न कमाते दे सकते हैं। एंड ये पैसे से कभी आपको और कुछ नीड होता है, वो नीड के लिए यूज कर सकते हो। शायद दूसरे फंड में ट्रांसफर करना है, जो दूसरा म्यूचुअल फंड में आपकी जरूरत नहीं है, लंबे समय के लिए देना है। डेट फंड्स के बारे में बताया था आलोक जी ने, आप डेट फंड्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो या इक्विटी फंड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हर 4 साल में आपका पैसा डबल हो और साथ में उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़े? तो इतना अट्रैक्टिव और इतना अच्छा है इक्विटी मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। पहला कदम में नेट मैजिक के कर्मचारियों को सिखाते हैं अब कुछ और फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर। राव साहब, अगर आप यहाँ पर लोगों को समझा सके, अज्यूमिंग यहाँ पर एवरेज एज 25 इयर्स की हो और वो 100 रुपए कमा रहा है एनुअली, ये सिंपल एग्जाम्पल है, आई एम श्योर यू पीपल आर अर्निंग मच मोर देन दैट, तो कैसे वो एसेट एलोकेशन की बात आती है, कितना पैसा किस एसेट में लगाया जाए? और इसमें अगर आप देखें, एक सोना जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इक्विटी है, एफडी है, और एक चीज जो हर किसी शख्स के जहन में होती है कि घर होना चाहिए, रियल एस्टेट होना चाहिए। किस तरह से अपने एसेट्स को एलोकेट करें, कहां पर कितना निवेश किया जाए, अगर आप वो समझा सकें। शायद आपके पास 1 लाख रुपए है आपका, और 100 रुपीज का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। शायद 70 आपके 25 वर्ष आपका एज हो, एक तंब रूल होता है, आपका एज माइनस जो बैलेंस बचता है उतना तो आप इक्विटी में निवेश करना है। 100 माइनस 25, 75% आप इक्विटी में निवेश करना है। अभी बाकी 75% आप डेट में निवेश कर सकते हो। शायद मैं गोल्ड उतना प्रीफर नहीं कर सकता हूँ, इक्विटी और डेट। एंड आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वो तो अलग होना चाहिए, आपके एक घर तो होना चाहिए, वो घर हाउसिंग लोन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सेविंग्स, इट विल बी कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट। आई मीन यू टेक आउट योर होम लोन, यू टेक आउट अदर एक्सपेंसेस। आपका अगर से सैलरी 100 के मुताबिक हम सब सोचे तो 30% सेव कर लीजिए। वो 30% में असेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए, 75% इक्विटी में और 25% कैन कम टू द डेट फंड्स। दैट्स द बेस्ट वे टू डू असेट एलोकेशन। अगर से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता, वो भी गोल्ड एसआईपी के माध्यम से 10% आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दैट मच यू कैन रिड्यूस इट फ्रॉम द डेट। दैट्स द बेस्ट वे टू प्लान फॉर योर गोल प्लानिंग। एंड लॉन्ग टर्म में आपका इक्विटी आपके लिए बहुत मदद करेगा। that will give you the kind of returns you can get from the gold equity is much higher than any other asset class. It's proved across. I mean, if you can take Indian equity market 1980 से, शायद आलोक जी ने आपको बताएगा kind of return it has given. 1980 the Sensex at 100 you started, today it's at 26,000. It has given 260 times of return. That's the kind of return you can get. मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो आपने कहा कि रियल एस्टेट में जो आप निवेश करें उसको अलग रखें, यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग की भी तैयारी होती है। अनफॉर्चुनेटली इस जनरेशन में रिटायरमेंट के बारे में हम सोचते नहीं है। आसान होता है कहना कि शायद 45 साल के बाद हमें काम नहीं करना है, लेकिन क्या हम उसकी तरफ प्लान कर रहे हैं? कितनी जल्दी वो प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? शायद मैंने कहता हूँ, माई फर्स्ट पे चेक हमारा एक प्रोग्राम होते हैं, हमें ये पढ़ाते हैं बच्चों को, फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स के लिए। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसी शुरुआत होना है, आपकी पहले पे चेक मिलता है, पहला कदम है रिटायरमेंट प्लानिंग का शुरुआत करो पहले पे चेक से। दैट्स द बेस्ट वे टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। एंड इट्स लाइक जैसे मेरा पिताजी गवर्नमेंट नौकरी करते थे, उनके लिए पेंशन मिलता था। अभी अपने सब लोगों के लिए पेंशन तो कम है, पेंशन की पता नहीं है, बट टेंशन तो बहुत मिलता है। उससे कम करना है, वो टेंशन नहीं लेना है। आप पहले अकाउंट से, पहले सैलरी से, पहला कदम होना चाहिए फर्स्ट मंथ पे चेक से आपका रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना कार्पस चाहिए? अगर से आपके एज अभी 25 हो, 55 में आप रिटायर होने वाला हो 30 साल के बाद, अगर से आज आपका फैमिली एक्सपेंडिचर 1 लाख होता है, भारत में इन्फ्लेशन 6.5% लीजिए, उसके मुताबिक आपको कितना पैसा चाहिए 55 साल के बाद? शायद वो 1 लाख, 3 लाख हो सकता है, 4 लाख। वो 4 लाख के लिए कितना कार्पस क्रिएट करना पड़ता है? वो कार्पस के लिए अभी शुरुआत करो। आपको काफी आसान तरीका से, छोटा रकम से आपको बड़ा राशि बना सकते हो। जैसे मैं इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, आप 5,000 रुपए 30 साल निवेश करें 12% से, उसको आपको 1,75,00,000 का पैसे मिला। वो 5,000 नहीं 10,000 करें, आपको 3.5 करोड़ हो गया, 3.5 करोड़। दैट्स अ काइंड ऑफ कार्पस यू कैन क्रिएट, बट प्लान फॉर रिटायरमेंट नाउ, बिकॉज इन इंडिया सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, वी डू नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। एंड अपना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हमें अपने आप करवाना है। आई मीन जो यूएस में आपके अदर काउंटर
पार्ट्स वो 401k के मशहूर होते हैं, वो 401k के आप यहाँ क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप निवेश कर सकते हो। एक चीज चूज करना है आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में फर्स्ट मंथ पे चेक से आप SIP शुरू कर दीजिए, और एक अच्छे बैलेंस फंड में फर्स्ट पेमेंट से। और नाउ वी आर गेटिंग NPS का और एक माध्यम है, NPS के माध्यम से आप थोड़ी सी प्लान कर सकते हो, नॉट द एंटायर मनी कैन गो टू NPS, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग नेशनल न्यू पेंशन सिस्टम के साथ आप निवेश कर सकते हो। न्यू पेंशन सिस्टम में आपको इक्विटी का भी एडवांटेज है, वो भी ले सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे टू प्लान। शायद आप थोड़ा ग्राउंड वर्क करना चाहिए, और फाइनेंशियल लिटरेसी पहले ने बताया था, आर्थिक अक्षरास्यता की आवश्यकता शायद आज आपने के लिए वो ज्यादा आवश्यकता है। देयर वन वी डू नॉट हैव ए जॉब सिक्योरिटी, यू नीड टू वर्क फॉर इट, एंड यू डू नॉट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम बात करते हैं, 30 साल के लिए अभी प्लान करिए, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। लोग NPS में जो राव साहब भी कह रहे हैं कि वो इक्विटी का मिक्स करा जाए, स्पेशली इतनी यंग ऑडियंस के लिए, इतने यंग जनरेशन के लिए, क्या वो बेस्ट ऑप्शन है कि NPS में जब आप जाएं पैसा लगाने के लिए तो आप बोले कि 75% में इक्विटी में लगाऊंगा और बाकी डेट में? देखिए, एक्चुअली उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं NPS में। तो एक 15% का होता है, एक मेरे ख्याल से 25% का होता है, और दूसरा 50% का होता है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप उसमें 50% का ऑप्ट कर सकते हैं। और आप जितने यंग हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। आपके पास पैसा कम होता है, सेविंग कम होता है, लेकिन हाथ पैर सही सलामत होते हैं, और उम्र भी काफी बड़ी होती है कमाने के लिए। तो इसलिए इक्विटी सबसे रिस्की होता है, लेकिन रिटर्न भी उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो जब आप यंग हैं तो आपको सबसे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए जो थंब रूल इन्होंने बताया कि अगर आपकी 30 साल की उम्र है तो 100 में से 30 को माइनस कर दीजिए, तो 70% जो पैसा है वो आपको इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आपकी 40 साल की उम्र है तो 60% डालना चाहिए। 60 साल जब रिटायरमेंट के समय गए तो पैसा को समेट करके 60% आप डाल दीजिए फिक्स डिपॉजिट या उसमें डाल दीजिए, बिकॉज आप रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, और 40% आप इक्विटी में इन्वेस्टेड कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो एक ही चीज होता है कि पैसा उसमें ऊपर नीचे काफी होता है। अगर आपको डेली देखने की, हर महीने देखने की, या इवन हर क्वार्टर भी देखने की आदत है तो आपको कई बार दुख हो सकता है। लेकिन जो इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि 1981-82 में जो सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 के इंडेक्स से, आज के डेट में वो 26,000 है। दैट मीन्स 260 टाइम्स। 260 टाइम्स कितने साल में? 36 साल में। अगर आप 36 साल में 260 टाइम्स का मतलब है, आप सीधा सा देख सकते हैं, इसका मतलब है कि हर 4 साल पे आपका पैसा डबल हुआ है। और दूसरा, ये पैसा टैक्स फ्री है। अब आप बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हर 4 साल में आपका पैसा डबल हो और साथ में उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़े। तो इतना अट्रैक्टिव और इतना अच्छा है इक्विटी मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने लिए घर खरीद रहे हो तो हम लोग फाइनेंस के लोग, और आप मानोगे कि वो सही तरीका है, हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट मानते भी नहीं है। कारण ये कि जिस घर में आपको रहना है उसको आप बेचोगे कैसे? ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है CNBC आवाज पहला कदम में, और अब वक्त हो रहा है नेट मैजिक के कर्मचारियों के सीधे सवालों के जवाब देने का। आई एम एन इन्वेस्टर। मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है? मतलब बिकॉज ही इज द वन हू इज गोइंग टू मैनेज माय मनी। सो वो कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन ठाकुर। आई मीन एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत जरूर होता है। जब अपने फाइनेंशियल जर्नी का प्लानिंग होता है, वो एक गाइड बन सकती है अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइजर आजकल 2 तरीके के एडवाइजर्स होते हैं। एक जो सर्टिफिकेशन के बारे में आप बात किए थे, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, जो उसका सर्टिफिकेशन है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है फाइनेंशियल, दे विल कम एंड गिव यू द एडवाइस। दूसरा है सेबी के RIA, सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है। आप तीनों में किसी को भी चुन सकते हो, बट एक एडवाइजर जैसे एडवाइजर होना चाहिए, वो आपको लंबे समय तक सही एडवाइस देना है, वो आपके बारे में ज्यादा सोचे और आपके मनी के ज्यादा आपका इमोशंस ज्यादा कंट्रोल करे। जैसे एडवाइजर को चूज करना है, आपके इमोशंस, आप क्या है ना, अभी जब निवेश करते हो राइट टाइम पे निवेश कर सकते हो, बट निवेश जब मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी के बारे में आलोक जी ने बता रहा था, देन आपने सोचते हैं रिडम्पशन करना है, वो टाइम पे वो एडवाइजर आपके ये बताना है, नहीं ये टाइम रुकना है ठाकुर जी, अभी डोंट वेट फॉर इट, यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस एंड मनी मैनेजमेंट फंड मैनेजर विल डू इट, ही विल टेक केयर ऑफ इट। जैसे चूज एन एडवाइजर आपके इमोशंस मैनेज करने वाला और जो मार्केट में जानकारी है, और उसका वो एक एथिकल एडवाइजर कहा जाता हूं, वो जो आपके भला ही सोचेगा rather than मेरा प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचेगा। आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट देना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा
आपके रिक्वायरमेंट के साथ सॉल्यूशन क्या एडवाइस देना चाहिए, ऐसी एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजर। काफी कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिल सकते हैं। यू कैन सी ऑन द वेबसाइट, यू कैन गेट द पीपल अराउंड एंड देयर आर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन ढूंढनी चाहिए, क्योंकि शायद एक आम आदमी ना पहचाने उसकी स्किल्स और क्वालिटीज। आई मीन कई सारी डिग्रीज हैं, जैसे कि एक तो CFA की डिग्री होती है, बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर CFP भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मिस्टर राव ने बोला उसमें, कि ये चीज जज करना, आपका प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह गया कि अल्टीमेटली हाउ डू यू नो कि कौन आदमी मेरे इमोशन को कंट्रोल करेगा। क्योंकि जो भी आपके पास आएगा वो बोलेगा हाँ साहब मैं तो बहुत अच्छे से आपका काम करूंगा, आप मेरी सर्विसेज ले लो। सो अल्टीमेटली द क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड दैट हाउ डू यू मेक अ जजमेंट दैट 3, 4, 5 पीपल आर अवेलेबल और 100 पीपल अवेलेबल, तो होम टू गो फॉर। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आप एक डॉक्टर का चुनाव करते हैं, आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हाउ डू यू गो टू अ डॉक्टर। सो आप रेफरेंस लेते हैं, किसी से रेफरेंस लेते हैं, वो डॉक्टर अच्छा है या नहीं है। फिर अगर कोई बोलता है ये डॉक्टर अच्छा है, तो आप पूछते हैं कि आप क्यों अच्छा बोल रहे हो। उस तरह से थोड़ा सा लोकेलिटी का भी ध्यान होता है। जो डॉक्टर पास में, डॉक्टर अच्छा तो है लेकिन बहुत दूर है, तो शायद आप नहीं जाना चाहेंगे, आपका समय खराब लगता है। तो इन सारी चीजों को एग्जैक्टली आपको उसी तरह से पता करना है। डिग्रीज आप देख सकते हो, डॉक्टर्स की भी डिग्रीज देखनी चाहिए कि डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, उसने क्या क्या डिग्री लिया है। भले ही आपको उसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो उस तरह से फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा डिग्रीज नहीं है, तो वो डिग्रीज को आप देख सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त, मान लीजिए काफी लोग हमको बोलते हैं कि कोई भी फंड हाउस होगा, मान लीजिए कोई बड़ा फंड हाउस है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ है, और रिलेटिवली एक छोटा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इज जस्ट अबाउट से 5,000 करोड़। हमको इन्वेस्ट करते वक्त ये जानना जरूरी है कि कोई म्यूचुअल फंड में अमाउंट्स दैट इज अंडर मैनेजमेंट इज मोर, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या इन अ कंपनी वेयर द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज ऑन द लेसर साइड। आई डोंट थिंक इट विल मेक ए डिफरेंस। आप शायद उसका AUM, फंड हाउस का AUM के लिए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब आप जो भी फंड हाउस में निवेश करते हो, एक फंड का एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो आपके लक्ष्य के साथ जोड़ा हुआ है, वो फंड में निवेश कर लीजिए। और जो फंड हाउस में जो आप निवेश कर रहे हो, वो फंड हाउस का फंड मैनेजर का जो 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड और 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके मुताबिक निवेश कर सकते हो। और साथ साथ आपका निवेश का उद्देश्य और फंड का लक्ष्य जुड़ा हुआ है नहीं। आज जैसे आप 12% लेना है और आप डेट फंड में निवेश करना आपको नहीं मिलता है, और आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आप जैसा निवेश कर सकते। फंड हाउस विल नॉट मैटर, सेबी कंट्रोल्स ऑल द फंड हाउसेस, सेबी इज रेगुलेटेड, एंड वेदर से छोटा फंड हाउस हो या बड़ा फंड हाउस, एंड आपके लिए उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बट अच्छे फंड हाउस के साथ आप एक अच्छा अनुभव मिल सकता है। वो 20 साल से 25 साल से बिजनेस में है, वहां प्रज्ञाशाली फंड मैनेजर हो, और आपके लिए थोड़ा कंफर्ट लेवल मिल सकता है। बट शायद ये आपके लिए इरिलेवेंट है जो फंड हाउस के AUM देख के निवेश करना। आपके लिए जो रिलेवेंस होता है आपके लक्ष्य के साथ, फंड के लक्ष्य के साथ मिलाना, और कितने लंबा समय तक निवेश कर रहे हो, उसके साथ कौन सी फंड चाहिए, कौन सा एसेट क्लास चाहिए। I have a question. If the real estate prices are going up now so much in Maharashtra, so is it advisable to invest in that? देखिए, ऐसा है कि रियल एस्टेट के बारे में हमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि रियल एस्टेट का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, और खासकर इस समय पे रियल एस्टेट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज मैं मार्केट में हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। सो ये नोशन कि हर समय रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है, ये कोई सही नहीं है। इक्विटी में क्या होता है कि एवरी मिनट व्हेन द मार्केट इज ओपन यू गेट द रेट, एवरी मिनट व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ कोर्स इट विल गो अप एंड डाउन। अगर आप रियल एस्टेट के हिसाब से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न शायद बेहतर होगा। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, आप जब चाहो बेच नहीं सकते, बेचने के बाद भी बहुत सारे लीगल इश्यूज हो सकते हैं, खरीदने के बाद भी बहुत सारे लीगल इश्यूज हो सकते हैं। मकान की रक्षा करना, उसको संभालना भी अपने आप में एक काम है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सारी चीजों से परे होता है, इन सारी चीजों की परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है वो ये है, बिकॉज हर रोज आप रेट देखोगे, एक दिन में 10 बार आप देखोगे, वो ऊपर और नीचे होगा। दूसरा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने लिए घर खरीद रहे हो तो हम लोग फाइनेंस के लोग, और आप मानोगे कि वो सही तरीका है, हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट मानते भी नहीं है। कारण ये कि जिस घर में आपको रहना है उसको आप बेचोगे कैसे। तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट तभी इन्वेस्टमेंट होता है जबकि आपने एक घर आपका अपना है और आपने दूसरा घर खरीदा। मैं 30% सेव करने वाला हूँ, वो एक विल पावर होना चाहिए। एक डिसीजन लीजिए, देन आपको वंस यू टेक अ डिसीजन यू कैन डू इट।
One is how often we should review our portfolio. Okay, so I have been investing for last around 7-8 years. So how often I should go there and what things I should see while I'm reviewing my portfolio. कितने स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में अब? I'm having around 7 to 8. 7 to 8. Yes. आलोक। तो जो नंबर आपने बताया वो बहुत अच्छा नंबर है. 7 to 8, I mean 7 to 15 should be the ideal number of stocks in a portfolio. So you have done a wonderful job कि अगर आपके पास 7 या 8 स्टॉक ही हैं, क्योंकि जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि उनके बारे में वो पढ़ नहीं सकता, उनका ट्रैक नहीं रख सकता और उनको समझ नहीं सकता. तो ये बधाई हो आपको कि आपने एक अच्छा काम किया कि सिर्फ 7 या 8 शेयर्स में इन्वेस्ट किया. वो पहली बात. दूसरी बात ये कि कैसे रिव्यू करना चाहिए अपनी कंपनी के बारे में जिसने आपने इन्वेस्ट किया है. आप कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए ये देखने के लिए कि आपसे आपके कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है या नहीं है. In very plain numbers, I want to understand is how much % of my income should I consider as being invested for the house as well as everything else, and how much of it can I use up for my expenses? मान लीजिए आपको घर खरीदना है. लेटेस्ट टेक एग्जांपल की कितने का घर खरीदना है? 40-50 lakhs. तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे पहले 50 लाख का घर खरीदने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए 20% आपके पास होना चाहिए. तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि वो 10 लाख रुपए आपके पास कब आएंगे. सो योर फर्स्ट जॉब इज टू अर्न दैट 10 लाख रुपीज और टू हैव विथ यू. तो वो 10 लाख आपके पास कैसे होगा उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है. दूसरी बात कि सपोज कीजिए ये 10 लाख रुपए आपको आने वाले 5 साल में हो जाते हैं. मुश्किल ये है कि तब तक मकान की कीमत जो 50 लाख है वो 80 लाख हो जाएगा. तो 80 लाख फिर 20% उसका 16 लाख हुआ. तो अल्टीमेटली आपको आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद आपको 16 लाख रुपए चाहिए. तो वो 16 लाख के लिए आज के डेट में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जो बेस्ट तरीका है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ही है, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड फास्टर, यू नीड बेटर रिटर्न. उम्र के हिसाब से भी आपका 75% जो भी सेविंग है उसका 75% आपका इक्विटी में जाना चाहिए. 75% नहीं भी जाता है, आप 70% डालिए, 60% डालिए, जो भी डाल सकती है. बट अल्टीमेटली यू नीड टू अर्न दैट 15-16 लाख रुपीज फॉर डाउन पेमेंट, जो कि आपको आज से 5 साल बाद चाहिए. हर महीने SIP कीजिए. निश्चित रूप से आपको 10-12% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न आपको और किसी भी चीज में नहीं मिल सकता. I have a very basic question. I have been working from almost 10 years. मेरी जितनी सेविंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से उतनी नहीं हो रही है. How do I achieve financial discipline? It's a wonderful question. मैं आपको सेल्फ अवेयरनेस, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो आर्थिक अक्षरास्यता आवश्यकता का CNBC पहला कदम की जो ऑब्जेक्टिव है, आप वही ऑब्जेक्टिव है अपने में वो अवेयरनेस, जागरूकता लाना है. शायद इतना अवेयरनेस मिला है मुझे, वो पैसे की जरूरत है, मैं सेव कैसे कर सकता हूँ. वो सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है. मेरे पास 1,50,000 एक बार निवेश करना मुश्किल होता है. जैसे हम सब लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, शायद काफी गलत करते हैं. शायद टैक्स प्लानिंग जैसे शुरू करना है अप्रैल से शुरुआत करें और 12 महीने के हम वो SIP करना शुरू करें. वो टैक्स प्लान में 12 महीने अप्रैल से शुरुआत करें. मेरा अगर से 1,50,000 निवेश सेव करना पड़ता है. ये 1,50,000 मीन्स रफली आई नीड 12,500 पर मंथ. एक SIP कर सकता हूँ. दैट वे आई कैन प्लान. जैसे मेरा इनकम जितना भी इनकम हो उससे एक फंडामेंटल डिसिप्लिन, मैं 30% सेव करने वाला हूँ, वो एक विल पावर होना चाहिए. एक डिसीजन लीजिए, देन आपको वंस यू टेक अ डिसीजन यू कैन डू इट. चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके और उम्मीद है कि आपके ज्यादातर सवालों के जवाब हमने दिए होंगे. और कोई सवाल होंगे तो आप CNBC आवाज पहला कदम की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर रेफर कर सकते हैं और हमारे तमाम शोज भी देख सकते हैं CNBC आवाज पर. बहुत बहुत शुक्रिया आलोक रंजन जी और राव साहब इन दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए. इसी के साथ तब पहला कदम की इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि ये फाइनेंशियल साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की पहल हमारी जारी रहेगी. नमस्कार. Focus, ideate, innovate, enable.